सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज द्वितीय वर्ष में सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस वजह से इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज ये मेरे लेक्चर का पहला पार्ट है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी पार्ट 1। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड और द्वितीय वर्ष में और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सभी के सी प्रोग्रामिंग भाषा विषय है, जिसके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। इसकी खास बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके कुछ पार्ट्स लेक्चर वाइज यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा। और सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम बनेंगे उसमें से ज़्यादातर इसी चैप्टर में बनेंगे। तो आपको ये जो सारी सीरीज़ है, जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उनको ध्यान से देखना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी पार्ट 1। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। Programming languages provides various control structure that allow for more complicated execution paths। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषाएं हैं उनके अंदर इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कठिन प्रोग्राम बनाने के लिए या दूसरे एग्जीक्यूशन पाथ्स के लिए आपको कई तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कुल मिलाकर जो सी भाषा है इसमें भी बहुत कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। मुख्य तौर पर जो सी भाषा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दूसरे इटरेटिव स्टेटमेंट्स और तीसरे जंप स्टेटमेंट्स। ओवरऑल इन सभी का नाम कंट्रोल स्टेटमेंट्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिकली ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। प्रोग्राम जब एक निश्चित लाइंस के बाद किसी दुविधा में फंस जाएगा या निर्णय लेना होगा कि क्या करना है, तब ऐसी स्थिति में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहली जो श्रेणी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की होती है उन्हें कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन को हिंदी में कहते हैं निर्णय। तो जब भी कोई निर्णय लेना हो, अब निर्णय लेते हैं यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें, यदि वैसा हो जाए तो क्या करें। तो इसके लिए सी भाषा में इफ़ का यूज़ होता है, इफ़ एल्स। इफ़ का मतलब है यदि और एल्स का मतलब है नहीं तो जो डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनमें बेसिकली 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। एक कहलाते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स और दूसरे कहलाते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। इनके बारे में हम बारीकी से अगली स्लाइड्स में जानेंगे। दूसरे प्रकार के स्टेटमेंट्स कहलाते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अभी इटरेटिव अंग्रेजी का शब्द है जिसका मान सकते हैं कि हिंदी अर्थ है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जब कोई चीज़ बार बार होती हो। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स या रिपीट होने वाले स्टेटमेंट्स या ऐसे स्टेटमेंट्स जो साइकिलिंग की तरह काम करते हैं, बार बार होते हैं, उन सभी को हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। और ऐसे में हम वो प्रोग्राम बनाते हैं जिनमें हमें कुछ बार बार करना हो। तो यहाँ सी भाषा में 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स कहलाते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, और कंबाइंडली इस पूरे सब चैप्टर को नाम दे सकते हैं लूपिंग। यानी कि इटरेटिव बोलो, इटरेशन बोलो या लूपिंग बोलो। तो सी भाषा में जो लूप हैं वो 3 प्रकार के हैं, वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप, डू वाइल स्टेटमेंट या डू वाइल लूप और फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप। इसी प्रकार से जो तीसरी श्रेणी है उसे कहते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का अर्थ है कि एक ही प्रोग्राम में माफ कीजिएगा, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने के लिए हम इन कथनों का यूज करते हैं। और ये बेसिकली 3 प्रकार के हैं सी भाषा में, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली एक समरी है हमारे जितने भी सी भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। ये स्लाइड उनको समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। फिर से एक बार कवर कर लेते हैं कि सी में 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने वाले,
जिसमें आते हैं इफ और स्विच। दूसरे हैं इटरेटिव या लूप वाले स्टेटमेंट, जिनमें कुछ बार बार होता है, लूप बनता है। तो सी में 3 प्रकार के स्टेटमेंट या लूप हैं, पहले वाइल, दूसरा डू वाइल और तीसरा फॉर। और इसी प्रकार से आखिरी स्टेटमेंट्स हैं जंप स्टेटमेंट, यानी प्रोग्राम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाना हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। और इस श्रेणी में आते हैं 3 चीज़ें, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। चलते हैं आगे। जो हमारी ये स्लाइड है, ये आपके सामने पुनः यही चीज़ को प्रदर्शित कर रही है कि जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं वो बेसिकली 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। या एक और क्लियर हो गया कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को 2 प्रकार की श्रेणी में बांट दिया, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ऐसा कंडीशनल में क्यों डाला है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन अवश्य होती है, यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लो। पर अनकंडीशनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि भैया आप सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करना है। तो कंडीशनल में आपके ये दोनों आएंगे, डिसीजन मेकिंग और इटरेटिव। और अनकंडीशनल में आपके आएंगे जंपिंग या स्किपिंग। जंपिंग कह दो या स्किपिंग कह दो, बात एक ही होती है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में आपके अगेन और खुल के बताया है कि आपके सामने आएंगे इफ स्टेटमेंट, अकेला इफ एल्स लैडर और स्विच केस, ये 4 और श्रेणियाँ बता दी। इटरेटिव में आएंगे डू वाइल, वाइल और फॉर। और इसी प्रकार से जंपिंग जैसा हमने पहले सीखा, तो जंपिंग कहो या स्किपिंग कहो, बात एक ही है। यहाँ 3 चीज़ें आएंगी, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। तो आगे बढ़ते हैं और पहला पार्ट जो हमारा है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, और उस डिसीजन मेकिंग में भी सबसे पहले पढ़ेंगे इफ, उसके बारे में हम जानते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या है? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर require the programmer specifies one or more conditions to be evaluated or tested by the program। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिनमें कोई ना कोई कंडीशन डाली जाए, चाहे एक कंडीशन हो, चाहे एक से ज़्यादा कंडीशन हो, और प्रोग्राम उसको टेस्ट करे और उस अकॉर्डिंग निर्णय ले कि क्या करना है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि यदि ऐसा हो तो ये करो, तो हम क्या करेंगे, यदि के लिए कंडीशन डालेंगे। ठीक है, और साथ में वो जो स्टेटमेंट जो हमें करवाने हैं कंप्यूटर क्या करे, वो भी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कंप्यूटर अपने आप वो कंडीशन ट्रू होते ही उन सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और अकॉर्डिंगली अपना वर्क करेगा। Optionally, other statements to be executed if condition determined is false। यहाँ एक और बात है कि ट्रू हो तो ये करो और फॉल्स हो तो ये करो, यानी सत्य हो कंडीशन तो यहाँ जाओ और असत्य हो तो यहाँ जाओ। इसको हम नीचे एक डायग्राम से भी समझेंगे अभी। Shown below is the general form of a typical decision making structure। ये एक typical general structure है decision making का, found in the most programming languages। यहाँ सी की बात नहीं है, बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, चाहे वो C# हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो और कोई भाषा हो, सभी के लिए ये फ्लो चार्ट कॉमन है और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में कुछ इसी प्रकार का टिपिकल स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाती है। अगर यह कंडीशन ट्रू है यानी सत्य है, तो जो भी कोड आप लिखेंगे प्रोग्राम उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और यदि यह कंडीशन असत्य है तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे भी आप कुछ अपने स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सत्य हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो और असत्य हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। So C programming language assumes any non-zero and non-null values as true। तो ट्रू में कोई भी नॉन जीरो या नॉन नल वैल्यू को काउंट किया जाता है, जैसे कि 1 भी ट्रू माना जाएगा और 100 भी ट्रू माना जाएगा और 0 को फॉल्स माना जाएगा। If it is either 0 or null, then it is assumed as false value। तो C में false किसको माना जाता है, 0 या null को, और true किसको माना जाता है, नॉन जीरो कोई सी भी वैल्यू हो या फिर आपका नॉट नल हो। तो ये बेसिकली टिपिकल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम का इफ एल्स के लिए, कि ब्रांचिंग के अंदर किस प्रकार से आपका कंडीशन चेक होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इफ एल्स और स्विच केस, जो आपका पहला टॉपिक था ब्रांचिंग में, उसके बारे में ये स्लाइड आपको बताई जा रही है।
C programming languages provide the following types of decision making statement. C भाषा निम्न प्रकार के डिसीजन मेकिंग कथनों को जो है सपोर्ट करता है और यही सब आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पहले क्रमांक लिखा हुआ है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़, सबसे सिंपल और बेसिक चीज़ है इफ़, यदि ऐसा है तो ऐसा कर दो। तो ये बेसिकली है एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। तो हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा और लिखा जाएगा यदि इफ ऐसा है तो ये कथन यानी जो भी कथन लिखे हुए हैं वो कर दो। इसी श्रेणी में अगली आती है इफ एल्स, इफ के साथ एल्स भी, यानी यदि ऐसा हो तो ये कर दो, एल्स नहीं तो ये कर दो। सो एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इफ के साथ आप चाहें तो एक एल्स स्टेटमेंट भी ले सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। यदि प्रोग्राम की डिमांड है और आप बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप इफ के साथ साथ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। विच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर बेसिकली दो ब्लॉक बन गए। देखिए इफ में तो एक ही ब्लॉक था, यदि ऐसा है तो उसके जो नीचे लिखा हुआ वो कर दो, पर यहाँ इफ एल्स में दो ब्लॉक बन गए। इफ के साथ पहला ब्लॉक और एल्स के साथ दूसरा ब्लॉक। इफ यानी यदि ऐसा है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो, एल्स नहीं तो जो इफ के नीचे लिखा हुआ है दूसरा ब्लॉक वो एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है जो भी कंडीशन आप लिख रहे हैं वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। यानी कि सत्य है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यदि असत्य है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसी श्रेणी में अगली यहाँ पर एक कथन मिस है जिसे लैडर इफ एल्स कहते हैं। यानी इफ एल्स के साथ ये इफ एल्स जो है सेकंड पार्ट इसी का ही एक्सटेंशन है लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स हम पढ़ेंगे सीढ़ी नुमा इफ एल्स, यानी उसमें इफ एल्स काफ़ी सारे हैं, एक से ज़्यादा इफ एल्स हैं, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे। इसके साथ जो तीसरा आता है वो नेस्टेड इफ एल्स आता है। आप ध्यान दें तो नेस्टेड यानी नेस्ट, और नेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, घोंसला। तो नेस्टेड इसका नाम इसी वजह से पड़ा है, जिस प्रकार से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, पहली परत उसके अंदर दूसरी परत उसके अंदर तीसरी परत, इसी प्रकार इसका नाम भी नेस्टेड इफेल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि एक इफेल्स उसके अंदर दूसरा इफेल्स उसके अंदर तीसरा इफेल्स, तो इफेल्स के अंदर इफेल्स का मतलब होता है नेस्टेड इफेल्स। और वैसे नेस्टिंग का मतलब है एक चीज के अंदर फिर से वही चीज, तो उसको कहते हैं नेस्टिंग। सो यू कैन यूज one if or else inside another if or else if statements। हम एक if else के अंदर दूसरा if else इंसर्ट कर सकते हैं और इसी को कहा जाता है nested if else। इस if else के साथ साथ जो अगली चीज आती है वो कहलाती है switch statement, switch कथन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले तो if else ही बनाया गया था, परंतु if else को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक नई चीज बनाई गई switch statement। तो जो मैंने लैडर इफेल्स की बात करी थी, लैडर इफेल्स का मतलब एक से ज़्यादा इफेल्स, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन है और अल्टीमेटली आपको एक कंडीशन को चूज़ करना है। तो पहले जो प्रोग्राम बनाए जाते थे जिनमें मल्टीपल कंडीशंस में से एक कंडीशन चुननी हो तो उसमें लैडर इफेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु उसका एक नया रूप आया जिसे नाम दिया गया स्विच केस। तो स्विच केस बेसिकली लैडर इफेल्स की तरह ही काम करता है। इसका भी काम है एक से ज़्यादा कंडीशंस में से एक कंडीशन को चुनना, परंतु ये दिखने में ज़्यादा आसान होता है, समझने में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, इसलिए मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन चुनने के लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्विच के अंदर एक से ज़्यादा केसेस का यूज़ करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। कई वैल्यूज़ की लिस्ट है, उनमें से कोई आपको एक चुननी है, तब हम स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस प्रकार आपने नेस्टेड पढ़ा उसी प्रकार है नेस्टेड स्विच। तो अब अपने आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड स्विच का अर्थ है स्विच के अंदर स्विच। सो यू कैन यूज वन स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली हमारा पहला लेक्चर की सीरीज है जिसमें आपने पहला पार्ट की सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, यानी कि ब्रांचिंग कथनों के बारे में सिर्फ थ्योरिटिकली आपने सीखा है। अब हम जो अगली लेक्चर सीरीज है उसमें
एक एक करके एक एक टॉपिक को लेंगे, यानी कि सिंपल इफ एल्स, लेडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट एंड सो ऑन। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।